से कुछ ही देर में कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कुछ देर बाद कर्नाटक के 224 सीटों पर चुनाव का ऐलान करेंगे और उसके साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। 24 मई को कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 2018 विधानसभा चुनाव में 224 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 104 सीटें जीती थी। सबसे बड़ा दल होने के बाद भी बीजेपी सत्ता से दूर रह गई थी। जेडीएस और कांग्रेस ने चुनाव के बाद गठबंधन करके सरकार भी बनाई थी। बाद में कांग्रेस और जेडीएस विधायकों के इस्तीफे के कारण कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी वहां। और विधायकों के अपने पाले में आने के बाद बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई थी। येदियुरप्पा ने 2021 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 28 जुलाई 2021 को बसवराज बोम्मई ने उनकी जगह ले ली, यानी 5 साल में 3 मुख्यमंत्री। ये कर्नाटक विधानसभा की अभी तक की स्थिति रही है। 2018 चुनावों के बाद आपको बता दें कि कांग्रेस की और जो जेडीएस की सरकार थी, जबकि कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 1 साल 2 महीने के भीतर ही गिर गई और उसके बाद बीएस येदियुरप्पा को बनाया गया और उन्हें भी बाद में इस्तीफा देना पड़ा और बसवराज बोम्मई को उनकी जगह स्थान दिया गया। हालांकि बीजेपी कोशिश तो ये कर रही है कि पिछले दफा बड़ी पार्टी थी, सरकार नहीं बना पाई। इस बार की जो स्ट्रैटेजी है वो बीजेपी को कहां तक लेकर जाती है, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि हालिया दिनों में पूर्वोत्तर के राज्यों में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कर्नाटक में भी बढ़ा हुआ है। तो वहां की स्थिति क्या रहती है और किस तरीके से माहौल बनता है, ये चुनावी सरगर्मियों के जरिए हम समझ भी रहे हैं। मैं सीधे जसप्रीत का रुख करूंगी। जसप्रीत, 2018 से अभी तक यानी 2023 आते आते कर्नाटक बहुत कुछ बदला है और जो तमाम सियासी पार्टियां हैं उनमें भी तब्दीलियां देखने को मिल रही है। आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ भी बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जानी है। बिल्कुल रीमा, देखिए मेरी मौजूदगी इस वक्त विज्ञान भवन में है और 11:30 बजे का वक्त है, यानी कि अब से ठीक 20 मिनट बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि 5 साल का इंतजार, आप ये समझिए कि 2018 में कर्नाटक में 1 चरण में चुनाव हुए थे। इस बार ऐसी आशंका है कि 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं। ये विज्ञान भवन है और अंदर भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं क्योंकि मीडिया का जमावड़ा है। जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दरअसल इसमें हम देखें कि जो आपने बदलाव की बात की है, क्योंकि पीएम मोदी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दक्षिण भारत के एकमात्र दुर्ग को बीजेपी बचाने की जद्दोजहद कर रही है और इस बार नारा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि वो कर्नाटक को देश की राजनीति का ड्राइविंग फोर्स बनाना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस पर वो प्रहार कर रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं की तिजोरी भरने वाले एटीएम के तौर पर कर्नाटक को देख रही है। मेरे सहयोगी विकास आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 11:30 बजे का इंतजार है जब सस्पेंस खत्म हो जाएगा। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैं यतेंद्र का रुख करूंगी। यतेंद्र, इंतजार कुछ देर का और है, उसके बाद सस्पेंस खत्म हो जाएगा क्योंकि 24 मई को कार्यकाल कर्नाटक विधानसभा का खत्म हो रहा है। उससे पहले वहां पर चुनाव होने हैं। देखिए बिल्कुल जसप्रीत, अब से कुछ समय के बाद ही जो इंतजार था कर्नाटक चुनाव का वो खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर घोषणा कर देगा और माना जा रहा है कि 2 चरणों में चुनाव हो सकता है, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो 27 मार्च को ऐलान किया गया था, लेकिन आज 29 मार्च को ये ऐलान किया जा रहा है। अब से कुछ समय बाकी है, लेकिन जहां तक चुनावी तैयारी की बात करें, चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर आज ऐलान करेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कवायद काफी पहले से शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, यानी कि बीजेपी की बात करें तो तमाम जो कद्दावर नेता हैं उन्होंने चुनावी दौरे अपने शुरू कर दिए थे। और इसी तरह से कर्नाटक ने तो अपनी, कर्नाटक और जेडीएस जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां, उन्होंने अपनी पहले उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी। हालांकि बीजेपी की लिस्ट अमूमन तभी आती है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है। तो माना जा रहा है कि तारीखों का ऐलान होने के बाद बीजेपी अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाएगी और चुनाव समिति की बैठक के बाद अपनी पहली लिस्ट। ठीक है यतेंद्र, मैं आपको रोकूंगी, अरुण के पास चलते हैं। अरुण, क्योंकि इंतजार कुछ देर का और है, लेकिन वहां पर कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है, क्योंकि हमने देखा कि जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन वहां पर होता है, लेकिन सरकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक, उसमें सबसे ज्यादा अगर उम्मीद कांग्रेस पार्टी को है तो कर्नाटक से ही है। उसकी वजह यह है कि पार्टी ने 3 स्तर पे काम करना शुरू किया। पहले तो यह कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के खेमों के बीच किसी तरह से समझौता कराने में सफलता पाई है कांग्रेस को, ऐसा लगता है, और दोनों एक सुर में बात कर रहे हैं। उनको लगता है पहले अपना घर ऑर्डर में रखो, तभी बीजेपी को आप मात दे सकते हो, क्योंकि बीजेपी ने काफी तेजी से कर्नाटक में बढ़त बनाई। दूसरी बात यह है कि लिंगायत समुदाय, जिस तरह से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा, उनको जिस तरह से किनारे किया गया,
ये कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए आप देखिए कि राजनाथ सिंह, अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं कर्नाटक तो वो येदियुरप्पा को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, उनके बेटे को महत्व देते हैं, ताकि लिंगायत समुदाय जिस पर कांग्रेस की नजर है वो पार्टी से न छिटकने पाए। और तीसरी चीज है कुमार स्वामी और देवेगौड़ा को अपने पाले में रखना। देखिए ये मत भूलिए कि उनका जो कोर वोट बैंक है वो मुसलमानों का है, तो वो चुनाव से पहले बीजेपी के साथ आने से डरते हैं, तो इसलिए कांग्रेस उसका भी फायदा उठाना चाहती है। और बड़ी बात यह है कि 124 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस जारी कर चुकी है। अरुण, आप रहिए हमारे साथ। जैसा अरुण ने जिक्र किया, रवि, एक तो वोकलिंगा समुदाय, दूसरा लिंगायत समुदाय, और इनकी आबादी काफी ज्यादा है, इस पर भी कर्नाटक की पॉलिटिक्स टिकी हुई है। लेकिन बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी तो बनी पिछले चुनावों में, 104 सीटें मिली, लेकिन बहुमत नहीं मिला था। देखिए, क्योंकि चुनाव के बाद जब रिजल्ट आते हैं तो इसी तरीके से शह और मात का खेल होता है, और यही वजह है कि सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद बीजेपी सत्ता में आने से चूक गई थी। हालांकि कुछ समय के बाद बीजेपी सत्ता में आई थी। 37 सीटों वाली जो पार्टी है जेडीएस, उसके मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद बीएस येदियुरप्पा बने थे मुख्यमंत्री, और अब बसवराज बोम्मई है। यहाँ पर कांग्रेस में हो, यहाँ पर सिर्फ अभी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, लेकिन अभी नेताओं का किसी तरीके से हलचल नहीं है। आधे घंटे के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, और कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों की जो नेशनल पार्टियां हैं, दोनों की नजर कर्नाटक में, जैसा कि अरुण ने भी कहा कि कर्नाटक से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कांग्रेस को भी, बीजेपी को इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्यों में कर्नाटक बहुत ज्यादा जोर रहा है बीजेपी का। और एक दिन पहले, कल जब पार्टी का विस्तार का उद्घाटन कार्यक्रम था बीजेपी का, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के तमाम नेताओं और कांग्रेस पार्टी पर, और खास करके भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने तीखा प्रहार किया था। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चुनावी मोड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही है इस समय। बिल्कुल, हम नीरज के पास चलते हैं। नीरज, जेडीएस की हम बात करें तो किंग मेकर की भूमिका यहां पर जेडीएस निभा सकती है, लेकिन मामला त्रिकोणीय है, और आम आदमी पार्टी ने भी वहां पर अब अपने चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारे हैं, ऐलान कर दिया है। देखिए, बिल्कुल जेडीएस तीसरे फोर्स के तौर पे कर्नाटक में होती है, और देखना होगा कि इस बार के चुनाव के बाद क्या जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में होती है। पिछली बार तो किंग ही बना दिया गया था कांग्रेस के सपोर्ट से। आपने जैसा जिक्र किया कि 3 मुख्यमंत्री बदले गए पिछले 5 साल में, लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी विज्ञान भवन के अंदर है। विज्ञान भवन में अब से थोड़ी देर के बाद, 15 मिनट के बाद कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होगी। आपको एक बार तस्वीरें दिखाते हैं। जसप्रीत यहाँ की अपने कैमरा पर्सन सुनील से कहेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, अनूप चंद पांडे चुनाव आयुक्त, और अरुण गोयल दूसरे चुनाव आयुक्त अब से थोड़ी देर बाद बाकी चुनाव अधिकारियों के साथ यहाँ मौजूद होंगे। मंच तैयार है, घोषणा होनी बाकी है, और 1 या 2 चरण में विधानसभा के चुनाव कर्नाटक में कराए जाएंगे। पहले 1 चरण में, 2 चरण में या 3 चरण में चुनाव होते रहे। पिछली बार 1 चरण में चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार 1 या 2 चरण में चुनाव होंगे। वायनाड पे भी नजर रहेगी। बिल्कुल, 1 या 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं। नीरज, आप रहिए हमारे साथ। तमाम सहयोगी हमारे इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो सबसे पहले आपको खबर बताएंगे न्यूज 18 इंडिया पर। और अब मेरे सहयोगी अमित के पास हम चलते हैं। अमित, जिस बात का जिक्र नीरज कर रहे थे, क्योंकि तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी में अंदरूनी कलह, जिस तरीके से नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं, दूसरी पार्टी में चले गए, कांग्रेस का दामन थाम लिया है, ये इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या है कर्नाटक में। जी बिल्कुल, बीजेपी के सामने ये समस्या है, लेकिन उस हिसाब से अगर हम रणनीति देखें बीजेपी की, पिछले 10 दिनों के दौरान 3 प्रमुख नेताओं के यहाँ पर दौरे हो चुके हैं। केंद्रीय नेता तो दौरे कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 बार यहाँ पर दौरा कर चुके हैं कर्नाटक में। पीएम मोदी भी कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा शीर्ष नेताओं का दौरा लगातार जारी है। तो बीजेपी जो इसको लॉस हुआ है, पहला तो एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी को उसको सामना करना पड़ रहा है, वो दूसरा उसके जो नेता जा रहे हैं उसको बुनाने में यहाँ पर लगी हुई है रणनीति के तौर पर। अगर हम देखें कि बीजेपी के नेता कहाँ जा रहे हैं, तो ज्यादातर जो उनकी यात्रा है लिंगायत समुदाय के जो मठ है वहां पर जा रही है। तमाम जो धार्मिक प्रतिष्ठान है वहां पर उनके नेता यात्रा कर रहे हैं। तो साफ तौर पर दिखाता है कि जो रोष है, जो रोष पैदा हुआ है, उसको पूरी तरीके से कम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ रहिए। देखिए, हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और इस वक्त मेरी मौजूदगी है विज्ञान भवन पर। जो तस्वीरें मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी, क्योंकि अब वक्त हो गया है 11:17 और ठीक 11:30 बजे यहाँ पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव कुमार
कर्नाटक विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेंगे। अगर हम 2018 की बात करें तो एक चरण में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार एक या दो चरण में चुनाव हो सकते हैं। 224 विधानसभा सीटें हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अगर हम 2018 से तुलना करें तो बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, कांग्रेस की अगर हम बात करें 80 सीटें मिली थी, लेकिन बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। इस बड़ी खबर पर न्यूज 18 इंडिया की नजर लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।